अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 12 10 की केमिस्ट्री का। और आज हम उसका इंशाल्लाह ताला स्टार्टिंग का मामला डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक का नाम है कार्बन, दूसरे का नाम है सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कार्बन सिलिकॉन उसके कंपाउंड्स के बारे में। इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। कार्बन बजाते खुद एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एलिमेंट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है, और ये चैप्टर एक लिहाज से उस सारी डिटेल को कवर नहीं करता, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक बेहतर है। तो आइए ज़रा आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके दो एलिमेंट है। तो हम कार्बन से स्टार्ट करेंगे और कार्बन जो है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बारे में मज़े डिस्कस करते हैं। इस वक्त ये चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन आपके सामने मौजूद है। जी, तो कार्बन सिलिकॉन एंड कंपाउंड चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कार्बन, हम सबसे पहले दे रहे हैं। और हमारे पास जो कार्बन के बारे में मालूमात है वो ये है कि कार्बन का जो एटॉमिक सिंबल होता है वो सी है। एटॉमिक नंबर 6 है इसका, मास नंबर 12 है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है इसके पास। और ये एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। ये फ्री स्टेट में और कंबाइन स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट का मतलब होता है अकेला। तो ये अकेला जो है जिस हालत में एग्जिस्ट करता है, वो इसकी सबसे बड़ी जो एग्जिस्टेंस है वो है कोयले की शक्ल में, यानी कोल। कोल जो है वो कार्बन की सबसे ज्यादा फ्री एग्जिस्टिंग स्टेट है, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इस हालत में मिलता है। इसके अलावा ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह, उसके अंदर भी ये कार्बन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी फ्री स्टेट कोयला है जो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर अवेलेबल है। कंबाइन स्टेट में इसकी बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसके लाखों कंपाउंड्स है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये। कार्बन जो एक टेट्रावेलेंट एटम है, यानी इसकी वैलेंसी 4 होती है। टेट्रावेलेंट का मतलब यही होता है कि 4 वैलेंसी है इसकी, ठीक है। और ये 4 वैलेंसी के बारे में आपको ये भी बता दूं, जिस एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बना जा सकता है। जैसे मोनोवेलेंट 4 टेट्रावेलेंट तक होती है वैलेंसी, मोनोवेलेंट का एक बॉन्ड बना सकता है, डाईवेलेंट 2, ट्राईवेलेंट 3, टेट्रावेलेंट 4, यानी 4 अंदाज के अलग अलग तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बनाएं तो पहला शेल जो होता है के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल एल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अगर हम इसका ग्रुप और पीरियड बताना चाहते हैं तो ग्रुप और पीरियड जो है वो 10th केमिस्ट्री के बच्चे को निकालना आना चाहिए, और वो ऐसे निकलता है, बहुत आसान है। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ग्रुप का पता चलता है, नंबर ऑफ शेल से पीरियड का पता चलता है। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो उससे ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे आखिरी शेल में 4 है तो इसका ग्रुप होगा फोर्थ ए, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री 10 केमिस्ट्री में ग्रुप ए के बारे में डिस्कशन ज्यादा है, और ये बी वगैरह के बारे में डिस्कशन जरा कम है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और इसके पास कितने शेल आ रहे हैं, एक शेल, दो शेल, तो इसका पीरियड क्या हो गया 2। जितने शेल होंगे उतना पीरियड। आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा ग्रुप, यानी ग्रुप फोर्थ है। जैसे मैंने आपको बताया कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, मुख्तलिफ अंदाज के बॉन्ड बना सकता है, 4 तरह के। ये इस सलाहियत को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें इस सलाहियत का नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन की सलाहियत से कार्बन लॉन्ग चेन, यानी बड़े बड़े चेन जैसे कंपाउंड बनाता है। चेन देखी होगी आपने कितनी बड़ी बड़ी होती है, वैसे बड़े बड़े चेन वाले कंपाउंड बनाता है। और उस चेन में जहां डबल बॉन्ड की जरूरत है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या सिचुएशन के हिसाब से बॉन्ड शफल करके कार्बन आगे बढ़ता रहता है। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होने की वजह से 4 सिंगल बना सकता है, इसकी वैलेंसी 4 है। 2 डबल, 2 सिंगल, 4 हो गए। एक ट्रिपल, एक सिंगल, 3 और एक 4 हो गए। 2 डबल, 2 डबल, यानी 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 2 ही तो 4 हो गए, ठीक है। कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 कंपाउंड बना सकता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, कार्बन मोनोऑक्साइड कम है, ठीक है। तो अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। टॉपिक है हमारा एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी, एच नहीं है इसके अंदर। व्हाट इज एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी से मुराद क्या लिया जा रहा है? एलोट्रॉपी से मुराद होता है एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स
of same element with same chemical properties, but different physical properties. एलोट्रॉपी असल में एक फिनोमेना समझ लें, एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर कोई एलिमेंट मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी सेम वही एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका सिंबल वही होगा, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब वही होंगे, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा उसके एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन उसकी जो फिजिकल फॉर्म होती है वो दिखने में बिल्कुल अलग होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज अलबत्ता सेम होगी। इसको हम लोग नाम देते हैं एलोट्रॉपी, यानी देखने में अगर वो आपको सामने रख दिया जाए तो आप कहेंगे भाई ये अलग है ये अलग है, लेकिन दिलचस्प बात है वो दोनों सेम एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट होंगे, लेकिन वो फिजिकल अपीयरेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगे। अलबत्ता जब उनको केमिकल रिएक्शंस कराए जाएंगे उनके, तो वो केमिकल रिएक्शंस उनके सेम होंगे, ठीक है। तो इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो कार्बन जो है उसकी भी तीन तरह की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन की तीन तरह की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, यानी कार्बन तीन अंदाज से एग्जिस्ट करता है, अलग अलग अंदाज में। ये तीनों अगर आपके सामने मौजूद हो तो आप इन तीनों के बारे में एक ही बात बोलेंगे। ये तीनों के तीनों डिफरेंट है दिखने में, लेकिन जब इनका केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की बिल्कुल सेम होगी। ये तीन कौन से हैं? नंबर वन डायमंड, नंबर टू ग्रेफाइट, और नंबर थ्री बकी बॉल्स। बकी बॉल्स पहले नहीं था, 1985 में डिस्कवर किया गया इसको। तो पहले सिर्फ दो ही थे और उनमें से एक था डायमंड और दूसरा था ग्रेफाइट। हम यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस के स्टाइल से पढ़ेंगे। बकी बॉल्स को बहुत ही शॉर्ट करके आपकी बुक में डिस्कस किया गया, उसे बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आज का जो लेक्चर है हमारा वो डायमंड और ग्रेफाइट के हिसाब से ही हम अपना एंड की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, डिफरेंस स्टाइल से। बकी बॉल्स के बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले डायमंड और फिर उसके बाद ग्रेफाइट। डिफरेंस समझ लें क्लास से, और डिफरेंस के हिसाब से इन दोनों को आप आसानी से कंपेयर करके समझ सकते हैं। देखिए डायमंड जो है ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म से क्या मुराद होता है, इसके अंदर जो कार्बन के एटम होते हैं वो तरतीब से जुड़े हुए होते हैं और जो क्रिस्टल फॉर्म होती है इसकी एक मखसूस ज्योमेट्री होती है। इस ज्योमेट्री में एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान एक डिस्टेंस निकलता है जिसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और एटम और एटम्स के दरमियान जोड़ने के दौरान एंगल बनते हैं जिसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं इनमें स्पेसिफिक मखसूस बॉन्ड लेंथ होती है और एक फिक्स जो होता है वो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करता है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है और साथ ही साथ में इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट और ब्राइट है, ट्रांसपेरेंट है और साथ में ब्राइट है। जैसे पानी होता है चमकदार, इस तरह टाइप का शीशा बिल्कुल इसी तरह का होता है। लेकिन बाज दफा डायमंड जो होते हैं वो आपने कलरफुल भी देखे होंगे, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड। तो ये जो कलर डायमंड के अंदर होता है ये इसके अंदर कुछ मेटल के ऑक्साइड एज अ इम्प्योरिटी के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो कलर शो करता है, वरना ट्रांसपेरेंट होता है अगर उसमें कोई मेटल का ऑक्साइड ना हो। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये मुख्तलिफ तरह के कलर शो करते हैं। अब हम ग्रेफाइट की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो ग्रेफाइट होता है ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, प्लस ग्रेफाइट के साथ साथ ये डार्क ग्रे कलर में, डार्क ग्रे कलर में है, डार्क ग्रे कलर के अंदर नंबर टू। यानी दोनों को अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आप खुद कहेंगे भाई ये अलग है ये अलग है, क्योंकि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और चमकदार है और दूसरा जो है वो बिल्कुल डल टाइप का कलर का होता है, डार्क ग्रे कलर का डल कलर हो गया एज कम्पेयर टू डायमंड। तो दोनों फिजिकल एग्जिस्टेंस में तो आप खुद देखें बिल्कुल ही अलग हैं। अब बात करते हैं दूसरी,
डायमंड जो है वो हमारी दुनिया के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस के तौर पे माना जाता है, यानी ये डायमंड की एक खास प्रॉपर्टी है, इसकी पहचाने से आप अंदाज में क्रैक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है दुनिया का, हमारी दुनिया का। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो इसे जब आप अपने हाथ में लेके महसूस करेंगे तो ये सॉफ्ट और ग्रीसी टच देता है। यानी एज कम्पेयर टू डायमंड, आप इसको अगर थोड़ा सा जोर लगाएंगे या हल्का फुल्की कोशिश करेंगे, इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा। तीसरी, डेंसिटी। डायमंड जो होता है इसकी डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक मेजर की गई है। और अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो इसकी जो डेंसिटी है वो है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। नंबर 4, डायमंड जो है क्योंकि एक क्रिस्टलाइन, एक ट्रांसपेरेंट कंपाउंड है, ट्रांसपेरेंट एलिमेंट है, तो हर वो चीज जो ट्रांसपेरेंट होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे जाहिर करते हैं, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.45 है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप असली डायमंड के बारे में पता भी चला सकते हैं, क्योंकि असली जो डायमंड होगा वो लाजमी 2.45, ये किसी भी सब्सटेंस की पहचान भी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उन्हीं का ज्यादातर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस बात को लिखना चाहें तो यहाँ पे है नील, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता इसका, क्योंकि ये डार्क ग्रे कलर का ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अगर आप डायमंड को मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मेल्ट होगा, क्योंकि ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसमें कार्बन के एटम बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं। और अगर आप ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। नंबर 6, डायमंड जो है इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता, ये एक पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट, देखिए बिल्कुल ये प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ये जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, हम जल्दी से बात को थोड़ा सा और एंड की तरफ लेके जाते हैं ताकि हमारा लेक्चर एंड हो। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायमंड की, कि डायमंड मजीद और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो डायमंड इस्तेमाल होता है यूज एज जेम्स। जेम्स का मतलब होता है कीमती पत्थर के तौर पे, जेम कहते हैं कीमती पत्थर को, अंगूठियों में स्टड किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह के अंदर, नेकलेस वगैरह, हार वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और अब तो बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। जो महंगे महंगे एप्पल के आईफोन होते हैं उनके कवर के अंदर पीछे कोटिंग की जाती है। बहरहाल बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किस्म का ये जेम है। प्लस एक डायमंड होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक डायमंड। जो ब्लैक डायमंड होता है ये ज़रा इतना महंगा नहीं होता, और क्योंकि डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस के तौर पे है, तो ये आराम से यूज हो जाता है, इज यूज इन ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, बोरिंग वगैरह कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शीशों को काटने के लिए प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डायमंड के बारे में कुछ खास बातें थी, और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और वो है ये जो यूज होता है, यूज इन, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो इसलिए जब हम किसी पेपर के ऊपर ग्रेफाइट को चलाते हैं तो नतीजे के अंदर ये उसके ऊपर मार्क कर देता है, निशान डाल देता है। इसी वजह से ये यूज होता है इन पेंसिल लिप्स। पेंसिल की निब्स इससे बनती हैं, और इसके अलावा ये सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है बतौर इलेक्ट्रोड्स के तौर पे, क्योंकि ये करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। और इसके अलावा इसको ग्रेफाइट को ऑयल्स के अंदर मिलाकर हम बनाते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट आप जानते होंगे गाड़ियों वगैरह के अंदर, व्हीकल्स, मोटरसाइकिल वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और फ्रिक्शन से मिनिमाइज करता है लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट और ऑयल को मिला के लुब्रिकेंट बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीसी टच है। प्लस ये एज अ
मॉडरेटर इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में इंशाल्लाह ताला। तो ये मॉडरेटर एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए। इसके अलावा पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। पिगमेंट कहते हैं वो सब्सटेंस जो कि कलर दे सके, जो कलर देते हैं उनको पिगमेंट कहते हैं। तो ये एज अ पिगमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर देख लें और इसके साथ ही हम अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड करेंगे। जी, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड के अंदर इस तरीके से कार्बन के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये देखें इस तरह करके, ये जो शेप आपको नजर आ रही है इस शेप को हम लोग नाम देते हैं टेट्राहेड्रल शेप। बहुत आसान सी शेप है। और इसका जो सिंगल पैटर्न है वो ये है, ये रहा कार्बन, इससे एक यहाँ पे जुड़ा होता है, दो तीन ऐसे करके, और एक यहाँ से डॉटेड करके बनाते हैं। फिर यहाँ से मजीद आप इसी जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये शेप इस तरह से डिजाइन होती है लाइक दिस। इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जो ग्रेफाइट होता है वो कुछ इस तरह से शीट्स की शक्ल के अंदर शेप बनाता है लाइक दिस। हेक्सागोनल टाइप की इस तरह की शीट होती है। ठीक है, ये देख ले किस तरह से शीट बन रही है। ये हेक्सागोनल टाइप की शीट है इस तरह से। ये सारे कार्बन के एटम है जो मैं डॉट बना रहा हूँ, और इन शीट्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, वीक अट्रैक्शन होती है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, दिस इज ग्रेफाइट एंड दिस इज डायमंड। बाकी बॉल्स के बारे में बहुत ही लिमिटेड है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में डायमंड और ग्रेफाइट को डिटेल से डिस्कस किया है। बाकी बॉल्स का मुख्तसर सा है वो बताएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला मजीद कार्बन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।